कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यूक्लिड ज्यामिति का परिचय अध्याय 5 की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि यूक्लिड ज्यामिति का परिचय में आप दो शब्द यूक्लिड और ज्यामिति ये नए पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं ज्यामिति अंग्रेजी के ज्योमेट्री से मिलकर बना हुआ है और ज्योमेट्री यूनान के ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द जियो और मेट्रिन से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है भूमि से। बहुत बार आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे, आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जियो का मतलब भूमि से होता है, भू से होता है, यानी भूमि से, पृथ्वी से। और मेट्रिन का मतलब होता है नापने से, उसको मापने से। तो जियोमेट्री का माना जाता है कि सबसे पहले भूमि मापन के रूप में प्रयोग हुआ होगा। यूक्लिड ये मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, वहाँ पर गणित के शिक्षक थे। इन्होंने अपने समय तक जो भी गणित का ज्ञान था उसको एक प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंटस में 13 अध्यायों में लिख दिया, व्यवस्थित कर दिया। और उन्हीं अध्यायों में इन्होंने ज्यामिति की विभिन्न सूक्ष्म चीज़ों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। हम बात करेंगे इनकी प्रमुख परिभाषाओं के रूप में। इस पाठ में, इस अध्याय में हमने ज्यामिति के बारे में यूक्लिड का क्या दृष्टिकोण था, यूक्लिड का क्या मानना था, क्या सोचना था, उसका अध्ययन करना है। तो जो एलिमेंटस भाग 1 में इन्होंने कुछ ज्यामिति के मूलभूत सूक्ष्म चीज़ों की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले इन्होंने एक बिंदु को परिभाषित किया है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इन्होंने कोशिश की है बिंदु को परिभाषित करने की कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। लेकिन अब हम अगर और परिभाषित करना चाहें तो फिर हमने भाग को परिभाषित करना पड़ेगा कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अब भाग क्या हुआ? अगर हम भाग को क्षेत्र मान लें कि जिसका कोई क्षेत्र नहीं होता, भाग का क्षेत्र से मतलब, जगह से मतलब, तो फिर हमने एक और शब्द को परिभाषित करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरी परिभाषा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथी परिभाषा एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। पांचवी प्रमुख परिभाषा है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के बारे में पांचवी परिभाषा में इन्होंने उसको परिभाषित किया है। और छठी परिभाषा है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जो भी पृष्ठ होता है उसके जो किनारे होंगे वो रेखाएं होंगी। और सातवीं परिभाषा है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। पृष्ठ एक ऐसा समतल पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ है, समतल का मतलब जिसका तल समान हो, वो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अब अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया, बिंदु को भाग से जोड़ दिया, हम भाग को परिभाषित कर रहे हैं। फिर उसके बाद भाग को मैं क्षेत्र कहूँ तो क्षेत्र को परिभाषित करूँ, क्षेत्र को मैं जगह कहूँ तो जगह को परिभाषित करूँ। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यह माना गया कि कुछ ज्यामिति प्रतिमान अपरिभाषित मान लिए गए। जैसे हमें बिंदु की बात करनी है तो बिंदु को हमने अपरिभाषित मान लिया और बिंदु को हमने संकेत रूप में मान लिया कि बिंदु क्या होता है, एक छोटी सी बिंदी के रूप में होता है। अब बहुत बार बच्चे बिंदु बड़ा बनाते हैं, तो इसलिए ध्यान भी रखना है कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है लिखा है, तो आपने छोटे से छोटा बनाना है, तो इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं। अब एक सीधी रेखा का मतलब रूलर से हम जो खींचते हैं इसको हम एक सीधी रेखा मान लेते हैं। तो और ये जो भी चीज़ें हैं अपरिभाषित हैं, लेकिन हम इसको सत्य मानकर चलते हैं।
तो इसके बाद परिभाषाओं के बाद जो हमने यूक्लिड के अन्य दो और बिंदुओं पर चर्चा करनी है, वह एक है अभिगृहित और एक है अवधारणा। यूक्लिड ने कुछ चीज़ों को, अन्य प्रमेयों को, अन्य साध्यों को सिद्ध करने के लिए पहले ही सत्य मान लिया, और यह वाकई सर्वविदित सत्य हैं भी। तो इनको हम अभिगृहित कहते हैं, इन कथनों को। और ये कथन जो होते हैं अभिगृहित, वो सब जगह लागू होते हैं, केवल ज्यामिति में नहीं, बल्कि हमारे आसपास जो भी आपको दिखता है वहाँ हर जगह ये कथन लागू होते हैं। तो इनको उन्होंने अभिगृहित कहा। और अभिगृहित भी उनके जो एलिमेंटस पुस्तक है उसमें से 7 प्रमुख जो अभिगृहित हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब आप इसको कैसे समझेंगे? 2 वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं। मैं आपको एक वस्तु डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वस्तु है, देखिए, ये आपकी एक वस्तु है। मैं एक और वस्तु लाया, यह जो है इसके ठीक बराबर है। ये जो वस्तु है इसके बराबर है। और एक और वस्तु, अब मैं इसको अभी बंद कर दे रहा हूँ, यह भी इसके बराबर है। तो अब आप इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे? वे, पहला अभिगृहित कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, ये दोनों वस्तुएं इसी के बराबर थी। पहले मैंने आपको ये दिखाया कि ये वस्तु इसके बराबर है, फिर मैंने इसको हटा दिया, ये दूसरी वस्तु, यह भी इसके बराबर है। अब जो मैंने पहले आपको दिखाई थी उसको रख दिया। अब आप बताइए इन दोनों के बारे में आपका क्या सोचना है? आपको लग रहा है ना कि ये दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर है। तो वही वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगला है, 2 बराबर वस्तुओं को, 2 बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी जोड़ने के बाद जो आएगा वह बराबर आएगा। इसको मैं करेंसी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कितना है? 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये है, मात्रा के रूप में समझिए, बराबर है। ये दूसरा नोट है, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका और इसका मूल्य बराबर है। अब मैं इनकी जगह 2 और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये, इसका मान 10 रुपया है और इसका मान भी 10 रुपया है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब मैं जो पहले मैंने आपको बराबर दिखाई थे उनको इनके साथ मिला दूँ। एक बराबर इसके साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ। अब आप पूर्ण समझिए जो जोड़ के आया। पहले ये और ये आपस में बराबर थे। अब मैंने इसके साथ ये जो मिलाया, ये इसके बराबर था, तो मैंने बराबरों को मिलाया, तो फिर पूर्ण जो योग आया, ये भी 110 और ये भी 110। तो इसका मतलब है कि अगर 2 बराबरों को 2 बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार जोड़ने के आधार पर ही हम घटाने को भी समझ सकते हैं। 2 बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। अगला है चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। परस्पर संपाती का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। आप स्केच कलर का इस्तेमाल करते हैं, आपको एक समान स्केच कलर के अगर मैं आपको 2 कैप्स दिखाऊं तो देखिए ये दोनों वस्तुएं अगर आप देखोगे एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं। आप इन दोनों की लंबाई नापिए, इन दोनों का आयतन देखिए, इन दोनों के आधार का क्षेत्रफल देखिए, आपको सब कुछ बराबर दिखेगा। तो जो भी वस्तुएं, आप इसको ज्योमेट्री में रेखाओं से की मदद से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आप 2 रेखाएं समान खींच रहे हैं तो एक दूसरे के संपाती एक के ऊपर दूसरी हम रख सकते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे के बराबर हो ही जाएंगे। 5वां है कि प्रमुख पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है, अब जैसे मैं बात करता हूं, एक मैं आपको माचिस की तीली दिखा रहा हूं, ये अभी पूरी है। अब मैं इसके भाग कर रहा हूं, आपके सामने इसके भाग कर रहा हूं, 1,
2 3, मैंने 3 भाग कर दिए इसके। देखिए इसके 3 भाग हैं। अब ये जो तीनों भाग हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें से कोई भी आपको उस माचिस की तीली से बड़ा नहीं दिखाई देगा। तो जो पूर्ण होता है, अर्थात जो पूरी माचिस की तीली थी, ये पूरी माचिस की तीली थी जिसके मैंने भाग किए, तो यह इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। आप ऐसा अपने किचन में जब माता जी आपको रोटी देती हैं तब भी आप समझ सकते हैं। माना आपको एक रोटी मिलती है, आप उसके टुकड़े कर लीजिए। अब आप बताइए कि जो आपकी पहले रोटी थी वो हर टुकड़े से बड़ी थी। अगला छठा है, इसी प्रकार से अब आप इनको समझ सकते हैं, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने का मतलब, अगर 2 बच्चों के पास बराबर रुपए हैं, माना एक के पास 10 हैं, दूसरे के पास भी 10 हैं, अगर दोनों का दुगना हो जाए तो उसके पास भी 20 हो जाएंगे, दूसरे बच्चे के पास भी 20 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से छठे के आधार पर आप सातवें को समझ सकते हैं, अगर दुगने बराबर हैं तो एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। तो ये थी यूक्लिड की प्रमुख परिभाषाएं, ज्यामिति के सूक्ष्म चीज़ों की प्रमुख परिभाषाएं, और उसके बाद जो उन्होंने अपने प्रमेयों और साध्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ पहले ही सत्य मान ली थी चीज़ें, ये वो थे अभिगृहित। और अभिगृहित का आपने ये ध्यान रखना है कि यह केवल ज्यामिति के लिए ही लागू नहीं होते हैं, यह सब जगह लागू होते हैं।